जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु राज स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी टीम ने आप सबको लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए सेशन शुरू किया है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर आपके एक भी सवाल नहीं होंगे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, उससे पहले हम अगर आ जाए तो कुछ शायरी लिखी गई है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पर अड़े हैं। और सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम जिक्र करें प्लेटो का, तो आप सबने पढ़ा होगा कि प्लेटो का जो जीवन काल है वो 427 बीसी से लेकर 347 बीसी तक है। प्लेटो का जन्म एथेंस शहर में हुआ था और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था और उनके शिष्य का नाम था अरस्तु। प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था, अरस्तु था। तो हमारा जो सवाल है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है त्रासदी का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है विरेचन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है कल्पना का सिद्धांत। तो प्लेटो के काव्य का सिद्धांत का नाम क्या है हमारा, अनुकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑप्शन है त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। ये दोनों को देने वाले हैं अरस्तु। तो आपसे जब पूछा जाए त्रासदी का सिद्धांत विरेचन का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका क्या जवाब क्या होगा, अरस्तु। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य आलोचन की पहली झलक किस पुस्तक में मिलती है। पहला ऑप्शन हमारा है इयोन, दूसरा है रिपब्लिक, तीसरा है पेरिपेटिक्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इयोन। तो एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य आलोचन की पहली झलक जो है वो कहां मिलती है, इयोन में। तो आपको बता दूं, इयोन के जो रचनाकार हैं वो खुद कौन है, प्लेटो। तो इयोन की रचना किसने की है, प्लेटो ने की है। रिपब्लिक जो पुस्तक है वो भी किसकी है, प्लेटो की है। रिपब्लिक पुस्तक भी किसकी है, प्लेटो की है। और पेरिपोएटिक्स जो पुस्तक है उसके जो रचनाकार है वो है अरस्तु। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, किस आचार्य ने भावातिरेक को अनष्टिकार माना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है लॉजाइनस, तीसरा है प्लेटो और चौथा है रिचर्ड्स। तो किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, काव्य में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत की स्थापना किसने की। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, कॉलरिज, दूसरा है मैथ्यू अर्नोल्ड, तीसरा है हमारा इलियट, चौथा है रिचर्ड्स। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलियट। तो जब आपसे पूछा जाए निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब क्या होगा, टीएस इलियट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड, रिचर्ड्स। तो रिचर्ड्स ने कुछ सिद्धांत दिए थे, उसको अगर आप ध्यान दें तो रिचर्ड्स के द्वारा 2 सिद्धांत दिया गया है। पहला सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत हमारा है संप्रेषण का सिद्धांत। तो जब आपसे पूछा जाए कि मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब क्या होगा, रिचर्ड्स। और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब क्या होगा, टीएस इलियट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, या किसका कथन है। अभी हमने आपको बताया कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया, इलियट ने। अगर आप निर्वैयक्तिकता को समझेंगे तो उसी निर्वैयक्तिकता का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है, कवि जो है, जब कविताएं लिखता है तो वो खुद को ना लिख करके वो किसको लिखता है, वो वास्तविक परिस्थितियों को लिखता है। मतलब कवि के अंदर की जो भाव है वो भावातिरेक से ना होकर के
वो वास्तविकता को लिखता है, तो वही है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत अर्थात व्यक्ति से पलायन। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, या किसका कथन है? तो आपका हो जाएगा टीएस इलियट। तो ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस आलोचक का मत है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस आलोचक का मत है? तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो है कॉलरिज, दूसरा है मैथ्यू अर्नाल्ड, तीसरा हमारा है इलियट, चौथा है रिचर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलरिज। कॉलरिज ने कहा था कि कविता जो है सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कृति रिचर्ड्स की नहीं है? कौन सी कृति रिचर्ड्स की नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा है द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, तीसरा है कल्चर एंड अनार्की और चौथा है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कल्चर एंड अनार्की। ये पुस्तक जो है रिचर्ड्स की नहीं है। तो कल्चर एंड अनार्की पुस्तक को लिखा किसने आखिर? तो इसके जो रचनाकार है वो है मैथ्यू अर्नाल्ड। तो मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया था कल्चर एंड अनार्की। बाकी जो तीनों पुस्तकें हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी का रिटोरिक, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक्स, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक्स एंड इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, इसके रचनाकार कौन है? रिचर्ड्स। एक और पुस्तक है रिचर्ड्स की जो बहुत ही फेमस है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। क्या याद रखेंगे आप? द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य सृजन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन हमारा है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन हमारा है मैथ्यू अर्नाल्ड, तीसरा है इलियट, चौथा है रिचर्ड्स। तो यह जो कथन है वो प्लेटो का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले आप सबको बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल 2024 में जेएसएससी सीजीएल के लिए हमारी टीम ने पेपर 2 के लिए हिंदी हो चाहे खोटा हो या अंग्रेजी हो, नागपुरी, पंचप्रंगनिया सभी के लिए मॉक टेस्ट लाया है, जिस मॉक टेस्ट को आप देकर देख पाएंगे कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। तो आप एक मॉक टेस्ट लगा कर देखिए और उसके बाद आकर कमेंट करिए कि हमारी टीम ने आपके लिए कैसा मॉक टेस्ट बनाया है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदनशीलता का असाहचर्य, संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? कॉलरिज की, मैथ्यू अर्नाल्ड की, इलियट की या रिचर्ड की? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलियट। संवेदनशीलता का आश्चर्य किसकी अवधारणा है? टीएस इलियट की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, अर्थात निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका हो जाएगा? इलियट का। तो यह कथन किसने दिया है? इलियट ने दिया है। तो 10 नंबर का हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन हमारा है कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की, दूसरा है लिटरेचर एंड ड्रामा, तीसरा एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट और चौथा है द कॉकटेल पार्टी। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है। यहां पे ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जब बनाते रहते हैं तो वह गलती ये करते हैं कि नहीं है को नहीं पढ़ते, नहीं है को नहीं पढ़ते, जिसके कारण जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहां पे पूछ रहा है कौन सी रचना नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा द कॉकटेल पार्टी। तो द कॉकटेल पार्टी को आखिर लिखा किसने है? तो द कॉकटेल पार्टी के रचनाकार कौन है हमारे? इलियट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा है नोट्स टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर, इसको कल्चर कर लेंगे, नोट्स टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर, तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और चौथा है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो कौन सी पुस्तक रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। तो आखिर इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इस पुस्तक के रचनाकार है वापस से इलियट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो पहला हमारा ऑप्शन जो है, काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। दूसरा हमारा ऑप्शन है, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। और तीसरा है, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद, इसको करेक्ट करेंगे, आडंबरवाद बाद के कवियों की देन है। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में जो सिद्धांत दिया है उसमें ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। पूछ रहा नहीं कौन सी है, तो ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर का ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? पहला ऑप्शन है, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित होकर। दूसरा है, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर। तीसरा है, देवी शक्ति की भूमिका निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। और चौथा ऑप्शन हमारा है, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो प्लेटो को जब हम पढ़ेंगे तो प्लेटो जो है वो कवि जो रचनाएं करता है उसे वो कवि की कल्पना शक्ति मानता है, और वो कवि की सामर्थ्य को ना मान करके वो उसे मानता है कि वो उसकी दैवीय प्रेरणा है, वो दैवीय प्रेरणा से अभिभूत होकर लिख रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी सचेत कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर। ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। ऑप्शन बी, वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। ऑप्शन सी, यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। और ऑप्शन डी जो है, विरेचन का सिद्धांत दिया था। इसको करेक्ट करेंगे, विरेचन का सिद्धांत दिया था। तो पूछ रहा है प्लेटो के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट सिद्धांत हो जाएगा। विरेचन का सिद्धांत प्लेटो ने ना देकर किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय और विचार ही परम सत्य है। यहां करेक्ट करेंगे, परम सत्य है। प्रत्यय और विचार ही परम सत्य है, वह शाश्वत व अखंड है तथा ईश्वर इसकी सृष्टा है। किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट और रिचर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो जो मानते हैं, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत क्या है? तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत यही है कि वह कहते हैं कि प्रत्यय या विचार यही परम सत्य है, और हमारी जो प्रकृति है वो प्रत्यय का ही अनुकरण है, और कवि जो रचनाएं करता है वो प्रकृति का अनुकरण है। इसे ही कहते हैं अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कवि जो काव्य की रचना करता है वो सत्य से 3 गुना दूर है। तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत क्या है आप समझ गए होंगे आई थिंक, कि प्रत्यय हमारा परम सत्य है और प्रत्यय का अनुकरण प्रकृति है और प्रकृति का अनुकरण काव्य है। इसलिए काव्य क्या है? सत्य से 3 गुना दूर है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए पेपर 2 में लाया गया है। ठीक है, जिसे आप लगाकर आप समझ पाएंगे
कि आपने अभी तक तैयारी कितनी की है। ठीक है, बाकी आप टेस्ट लगाइए और आकर हमें बताइए कि हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है क्योंकि अनुकरण सत्य है। यह किसका कथन है? अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। प्लेटो जो है कला को सत्य से 3 गुना दूर मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है इयोन, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है लॉज और चौथा है पेरिपोएटिक्स। अभी तक अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि इयोन के रचनाकार कौन है? प्लेटो है। गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक के रचनाकार कौन है? प्लेटो है। और लॉज के रचनाकार कौन है? प्लेटो है। और मैं शुरू में बताया था कि पेरिपोएटिक्स जो रचना है वो किसकी है? अरस्तु की है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो की रचनाओं में शामिल क्या नहीं है? पेरिपोएटिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। दास्ता जो है मृत्यु से भी भयावह है, मतलब अर्थात भयानक है। यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है इलियट, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है मैथ्यू अर्नल्ड और डी ऑप्शन हमारा रिचर्ड्स। तो दास्ता को मृत्यु से भी भयानक कौन मानते हैं? प्लेटो मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ का संबंध किस देश से है? पहला है इंग्लैंड, दूसरा यूनान, तीसरा इटली और चौथा है अमेरिका। तो वर्ड्सवर्थ का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से। ठीक है, यूनान से हमारे कौन संबंधित है? प्लेटो है। इटली से कौन संबंधित है? क्रोचे है। और वहीं अमेरिका से हमारे एलियट साहब संबोधित है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिल्यूड किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नल्ड, ऑप्शन डी रिचर्ड्स। तो द प्रिल्यूड जो है इसके रचनाकार कौन है? वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिरिकल बैलेट्स के संदर्भ में सही नहीं है। इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए। ऑप्शन बी, इसमें इसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। ऑप्शन सी, इसको स्वच्छंदवादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखा था। तो लिरिकल बैलेट्स इसकी रचना जो है 1798 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ये दोनों ने मिलकर लिखा था। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन जो है ये आपको अलग अलग सवाल बनकर भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि स्वच्छंदवादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? लिरिकल बैलेट्स होगा। ठीक है, तो लिरिकल वर्ड्सवर्थ की किस रचना को वर्ड्सवर्थ का आलोचना का मूल माना जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिरिकल बैलेट्स हो जाएगा। तो इस चारों क्वेश्चन जो है अपने आप में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, इसका पहला ऑप्शन हमारा इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि लिरिकल बैलेट्स के कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए जो हमारा 22 का है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, कैथारसिस का अनुवाद विरेचन होता है। ऑप्शन बी, मिमेसिस का अनुवाद अनुकरण होता है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि यह जो सवाल है कैथारसिस का अनुवाद क्या होता है, यह नगरपालिका में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी कह रहा है हमारा मिमेसिस का अनुवाद अनुकरण होता है। तो कथन गलत कौन सा है पूछ रहा है, यहां पे सही ना पूछ करके पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा गलत कथन, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो दोनों ही सही है। पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे। सही कथन पूछेगा तो दोनों सही है, यहां पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या फिर कुछ नहीं। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए हमारा है इलियट, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी हमारा है मैथ्यू आर्नल्ड और ऑप्शन डी हमारा है रिचर्ड्स। तो वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि प्रत्येक कवि शिक्षक होता है और मैं चाहता हूं या तो मैं शिक्षक कहा जाऊं या फिर कुछ भी नहीं। तो ये किसका कथन है? वर्ड्सवर्थ का कथन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबों के लिए 50 प्रैक्टिस सेट्स की बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, आप इसे पढ़े और अपने आप को जांचे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है इलियट, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नल्ड और ऑप्शन डी हमारा है रिचर्ड्स। तो 25 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कविता का ज्ञान जो है वो कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए इलियट, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन डी रिचर्ड्स। तो कविता को सभी ज्ञानों का प्रथम और अंतिम ज्ञान मानने वाले जो रचनाकार है वो है वर्ड्सवर्थ। तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, इनका समय 1888 से 1965 तक था। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनको द वेस्टलैंड पर नोबेल मिला या द क्रिटिक्स के संपादक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है इलियट के बारे में, इसको इलियट कर लेंगे। तो द क्रिटिक्स के संपादक इलियट्स नहीं थे। ठीक है, तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से कौन सी कृति इलियट की नहीं है? पहला ऑप्शन है द सेक्रेड वुड, दूसरा है सिलेक्ट एसेज, तीसरा है एसेज एसेट एंड मॉडर्न और चौथा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो अगर आप लेक्चर शुरू से देख रहे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो किसकी रचना है? इलियट की ना होकर के रिचर्ड्स की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का संकलन इलियट ने अपने किस ग्रंथ में संकलित किया है? पहला ऑप्शन है द सेक्रेड वुड, दूसरा है सिलेक्ट एसेज, तीसरा है एसेंट एंड मॉडर्न और चौथा है हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का संकलन इलियट ने किस ग्रंथ में किया है? द सेक्रेड वुड में किया है। ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इलियट का कथन नहीं है। ऑप्शन ए, व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास का बोध का अर्थ अतीत के अतितत्व का नहीं अपितु उसके वर्तमान का भी अवगम है। जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित होता है उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। और डी ऑप्शन हमारा है कला प्रकृति का अनुकरण है। कला प्रकृति का अनुकरण है। पूछ रहा है कौन सा कथन इलियट का नहीं है? तो कला प्रकृति का अनुकरण है। इसको कहने वाले कौन है? प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी बंधुओं ने, भाई बंधुओं ने हिंदी पेपर 2 लिया है, आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को, अपने विचारों को कि आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं यह भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।